गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें टोटल 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक हमें दे रखा है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा टॉपिक दे रखा है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और तीसरा टॉपिक हमें दे रखा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें से हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और मैंने आपको बताया था कि नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरीके से कॉस्टिंग में अकाउंटिंग हम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसे ही कॉस्टिंग में भी अकाउंटिंग होती है, बट एकदम सिमिलर नहीं होती, कुछ डिफरेंस है। एंट्रीज, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं और बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है। यहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बट कुछ फ़र्क है, कुछ दोनों में डिफरेंसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और उन डिफरेंस में से हमने 4 मेन डिफरेंस को डिस्कस किया था। पहला मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम सारे अकाउंट ओपन करते हैं, मगर कॉस्टिंग में एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है केवल एक्सपेंसेस के अकाउंट की। तो हम जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं बनाते। फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट, करंट एसेट्स के अकाउंट, कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट है, क्रेडिटर्स के अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं बनाते। मगर कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया था। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हर एक्सपेंसेस का इंडिविजुअल अकाउंट बनाया जाता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सारे एक्सपेंडिचर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड वेजेज, थर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और फिफ्थ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम केवल 5 एक्सपेंसेस के अकाउंट ही बनाते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस नाम से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सैलरी, तो सैलरी का अकाउंट नहीं बनेगा। सैलरी कहाँ की है? सैलरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, या वहाँ पर हम सैलरी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। समझा? तो कौन सा खर्चा है वो किस हेड में जाएगा, सीधा उसका हेड ही हम उसके नाम से लिखेंगे, खर्चे के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो 5 हमें एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाने, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाने। फिर मैंने आपको बताया था तीसरा डिफरेंस कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ P&L में ट्रांसफ़र होते हैं, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। हम अकाउंट बनाते हैं WIP का अकाउंट, हम अकाउंट बनाते हैं फिनिश गुड्स का अकाउंट, हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट। मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों खर्चे हम ट्रांसफ़र करते हैं WIP अकाउंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, और P&L का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम CLC अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अच्छा, WIP मतलब प्रोडक्शन, WIP अकाउंट का मतलब प्रोडक्शन का अकाउंट। तो उसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, मटेरियल का, वेजेज का और फैक्ट्री ओवरहेड। जितना गुड्स बनकर कंप्लीट हो गया वो WIP से ट्रांसफ़र होता है फिनिश गुड्स अकाउंट में। फिनिश गुड्स में से जितना गुड्स हम बेच देते हैं वो फिनिश गुड्स से चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L में। P&L का प्रॉफिट लॉस CLC में ट्रांसफर हो जाता है। चौथा डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये हम जो फैक्ट्री ओवरहेड को जो हम WIP में ट्रांसफ़र करते हैं वो अमाउंट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं होता, वो होता है एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड जो WIP में ट्रांसफ़र होता है वो अमाउंट होता है एब्जॉर्ब्ड। तो एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में बैलेंस आ सकता है।
अगर क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस आता है तो हम उसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड, अगर डेबिट साइड की तरफ बैलेंस आता है तो हम उसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो इस अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड का क्या ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो इसको P&L में ट्रांसफर कर दो या फिर इसको बैलेंस ही रहने दो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन कहता है कि P&L में ट्रांसफर करो तो जिधर भी बैलेंस है, चाहे बाई में आए चाहे टू में आए, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड आए चाहे ओवर एब्जॉर्ब्ड, आप उसको क्या करोगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में कहे कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो जिधर भी बैलेंस है, चाहे बाई में चाहे टू में, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब बाई बैलेंस CD या टू बैलेंस CD। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये चार मेजर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताए थे। अब इसके अलावा आज छोटे मोटे कुछ और डिफरेंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये जब हम कंज्यूम करते हैं, मतलब मटेरियल कंज्यूम करना, मटेरियल अकाउंट से कहाँ जाता है, WIP अकाउंट में। मतलब हमने जितना मटेरियल कंज्यूम किया है उतना मटेरियल अकाउंट में से कहाँ जाता है, WIP अकाउंट में। ठीक है, मटेरियल का अकाउंट कैसे बनता है, अब आप इसको हम डिस्कस करते हैं। मटेरियल का अकाउंट जिसका नाम होता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल अकाउंट को समझना आप, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है रॉ मटेरियल का स्टॉक। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। जैसे WIP में अकाउंट को हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है। फिनिश गुड्स के अकाउंट में भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है। ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, स्टॉक, स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किसका अकाउंट है, रॉ मटेरियल का अकाउंट है, तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग होंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो टू CLC, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो अकाउंट्स में क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ क्रेडिटर्स की जगह पर क्या होगा CLC, और रॉ मटेरियल की जगह मतलब परचेज की जगह सीधा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब यहाँ परचेज अकाउंट ओपन नहीं होता, मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल अकाउंट ही डेबिट होगा, और मटेरियल अकाउंट का नाम यहाँ पर क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो एंट्री होती है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये हमने रॉ मटेरियल खरीदा। फिर हम रॉ मटेरियल को इश्यू करते हैं। इश्यू करने का मतलब है हमने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को इश्यू किया, मतलब कंज्यूम किया। तो जो रॉ मटेरियल इश्यू होता है वो कहाँ चला जाता है, WIP में, बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में। जितना रॉ मटेरियल हम इश्यू करते हैं, मतलब एक तरीके से ये जो स्टोर लेजर है ये रॉ मटेरियल का जो स्टोर होता है ये स्टोर को रिप्रेजेंट करता है। ओपनिंग पहले से और मटेरियल आया तो हमने यहाँ लिखा मटेरियल इशू करते हैं। मटेरियल इशू करते हैं मतलब प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं, तो यहाँ से मटेरियल कहाँ चला जाएगा, WIP में। एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये जो हमने लिखा ना बाई WIP, ये डायरेक्ट मटेरियल को जब हम इशू करते हैं, इट इज डायरेक्ट मटेरियल इशू। अगर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो वो WIP में नहीं जाता। इनडायरेक्ट मटेरियल WIP में नहीं जाता, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है। तो अगर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो वो चला जाएगा बाई फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जाता है WIP में और इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD। अब इसमें वैसे नॉर्मली इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, ओपनिंग स्टॉक खरीदा, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया और क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब इसमें दो तीन ट्रांजैक्शन और आ सकते हैं। क्या आ सकता है, जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो हमने एंट्री क्या की, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हो सकता है कि हमने जितना मटेरियल खरीदा उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री होगी वो परचेज की रिवर्स एंट्री होगी। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाई CLC और ये होगा परचेज रिटर्न। जो परचेज की एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री होगी परचेज रिटर्न की एंट्री। सेम इसी तरीके से हमने मटेरियल इशू किया,
हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो हमने क्या लिखा, बाई WIP, मतलब मटेरियल कहाँ गया, WIP में गया। हो सकता है कि हमने जो डायरेक्ट मटेरियल इशू किया था उसमें से कुछ रिटर्न होके आ गया, तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यहां लिखेंगे टू WIP, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न, मतलब हमने जो मटेरियल इशू किया था उसमें से कुछ वापस आ गया। तो अगर वापस आया है तो WIP में से मटेरियल कहाँ आएगा, वापस से स्टोर में आएगा, तो एंट्री क्या होगी, स्टोर डेबिट होगा और WIP क्रेडिट होगा। सेम इसी तरह से हम जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, बाई फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब कहाँ जा रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड में जा रहा है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न होके आ गया तो यहाँ लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब रिटर्न की रिवर्स एंट्री होती है। अगर हमने परचेज रिटर्न किया है तो परचेज की रिवर्स एंट्री, हमने जो मटेरियल इशू किया था अगर वो रिटर्न हुआ है तो इशू की रिटर्न एंट्री, मतलब रिवर्स एंट्री। ठीक है, ये होता है स्टोर लेजर। अच्छा, स्टोर लेजर में एक पॉइंट और आ सकता है, रॉ मटेरियल का वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज भी तो हो सकता है। तो जितना मटेरियल का वेस्टेज हो गया वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इट इज लॉस ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का लॉस हुआ है तो उतना मटेरियल P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से स्टोर लेजर में देखो, इधर की तरफ है ना मटेरियल की रिसिप्ट है और इधर की तरफ मटेरियल का इशू है, मतलब यहाँ से मटेरियल बढ़ेगा, ये मटेरियल बढ़ेगा और इससे मटेरियल कम हो जाएगा। मटेरियल बढ़ता कैसे, खरीदते हैं तब मटेरियल बढ़ता है, जो मटेरियल इशू किया था वो रिटर्न होके आ गया तो मटेरियल बढ़ता है। मटेरियल कम कैसे होता है, जो खरीदा था वो रिटर्न कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न, तो मटेरियल कम हो गया। मटेरियल कम कैसे होता है, मटेरियल इशू कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो मटेरियल कम हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो इनडायरेक्ट मटेरियल कम हो गया। मटेरियल का लॉस हो गया तो मटेरियल कम हो गया, तो बाई कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया, और पीछे क्या बच गया, वो बच गया मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बड़ा अकाउंट बन सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है केवल दो ट्रांजेक्शन दिया हो, खरीदना और इशू करना, तब तो इजी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू CLC परचेज के लिए, बाई WIP इशू करने के लिए, और बाई बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, हो सकता है इतना सही अकाउंट बने, और हो सकता है बहुत सारी ट्रांजेक्शन दे रखे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने ट्रांजेक्शन स्टोर लेजर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह से एक और वेजेज, वेजेज भी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है डायरेक्ट वेजेज और एक हो सकती है इनडायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज तो हम WIP में ट्रांसफर करते हैं, मगर जो इनडायरेक्ट वेजेज है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करते हैं। मतलब वेजेज को जब हम पे करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेज मिलाकर सपोज 2 लाख रुपए होती है, उसमें 1,50,000 डायरेक्ट वेजेज है और 50,000 इनडायरेक्ट वेजेज है। अच्छा, वेजेज कंट्रोल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग कोई बैलेंस नहीं होता, तो जब हम वेजेज का पेमेंट करते हैं तो एंट्री करेंगे टू CLC। ये जब आप एंट्री करोगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की टोटल से पेमेंट करोगे, फिर इसमें जितनी डायरेक्ट वेजेज है वो WIP में ट्रांसफर करोगे, डायरेक्ट वेजेज, और इसमें जितनी इनडायरेक्ट वेजेज है वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे। डायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज कहाँ ट्रांसफर करोगे, WIP में, और इनडायरेक्ट वेजेज को कहाँ ट्रांसफर करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। मगर उससे पहले आपको दोनों का पेमेंट करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करो और फिर डायरेक्ट को WIP में ट्रांसफर करो, इनडायरेक्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करो। ठीक है, ये कुछ चेंज है। अच्छा, हो सकता है WIP का अकाउंट बनाओ, WIP के स्टॉक का भी तो लॉस हो सकता है। अगर WIP के स्टॉक का लॉस होता है तो WIP अकाउंट में लिखेंगे बाई कॉस्टिंग P&L। हो सकता है फिनिश गुड्स के स्टॉक का लॉस हो रहा हो तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में लिखेंगे बाई कॉस्टिंग P&L। मतलब जो स्टॉक लॉस हो रहा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक लॉस हो रहा है तो स्टोर लेजर में लिखेंगे बाई कॉस्टिंग P&L। WIP का लॉस हो रहा है तो बाई कॉस्टिंग P&L कहाँ लिखेंगे, WIP अकाउंट में, और अगर फिनिश गुड्स का लॉस हो रहा है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में लिखेंगे बाई कॉस्टिंग P&L। तो ये 10 अकाउंट बनते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये 5 तो एक्सपेंसेस के अकाउंट, फिर WIP का अकाउंट, फिनिश गुड्स का अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट और CLC अकाउंट। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें हम पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ 2-4 और पॉइंट है जो हम पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एब्जॉर्ब मैंने आपको बताया, जनरली ये जो एब्जॉर्ब वाला पॉइंट आता है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आता है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए और सेलिंग ओवरहेड के लिए ये पॉइंट आने के चांसेस कम है। जनरली क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में
तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एक अमाउंट दिया हुआ होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50,000। अब ये नहीं दिया हुआ है कि ये एक्चुअल है या एब्जॉर्ब्ड है, तो हम क्या मानेंगे पता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एक अमाउंट ही दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल भी इतना ही है और एब्जॉर्ब भी इतना ही है। सेम इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी मान लो एक ही अमाउंट, क्योंकि जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अगर दिया हुआ है तो एक एक अमाउंट ही दिया हुआ होता है। तो मान लो ये दिया हुआ है 40,000, तो हम ये मानेंगे कि एक्चुअल भी यही और एब्जॉर्ब भी यही, तो पेमेंट भी इतना ही करना है और एब्जॉर्ब भी, मतलब चार्ज ट्रांसफर भी इतना ही करना है, ठीक है। मगर फैक्ट्री ओवरहेड में एक्चुअल और एब्जॉर्ब जनरली अलग अलग दिया हुआ होता है, जनरली अलग अलग दिया हुआ होता है। तो ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब की दिक्कत है ना, जनरली कहाँ आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में आएगी। चांसेज कम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इस तरह की दिक्कत आए, चांसेज बहुत कम है। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में तो ये बात आती ही आती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में केवल ओवरहेड लिखा हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए स्पेसिफिकली दिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ही मानेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ही मानेंगे ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। अगर केवल ये लिखा हुआ है ओवरहेड, तो हम ये मानेंगे ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट वेजेज है, ये जो डायरेक्ट वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज, इसके 2-3 नाम और है, आप नोट कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वेजेज को हम फैक्ट्री वेजेज भी कहते हैं, फैक्ट्री वेजेज। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी कहते हैं डायरेक्ट वेजेज को। इसको हम प्रोडक्टिव वेजेज भी कह सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेज। सेम इसी तरीके से ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड के भी 3-4 नाम हैं। हम इनको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। हम इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या हम इसको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड। अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड, इसको हम चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज। इसको हम अप्लाइड भी कह सकते हैं, इसको हम रिकवर्ड भी कह सकते हैं, रिकवर्ड, ठीक है। तो इनके 2-3 नाम हैं, तो आप ये नोट कर लो जिससे कि आगे जाके कहीं वर्ड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। डायरेक्ट वेजेज के 3-4 नाम और है, फैक्ट्री ओवरहेड के 3 नाम और है, एब्जॉर्ब्ड के भी 3 नाम और है। आप इसको फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा और आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, क्योंकि जनरली हमें यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो अकाउंट बनाने का ज़्यादा आता है। तो अकाउंट कैसे बनाना है, पहला कौन सा बनाना है, फिर कौन सा बनाना है, फिर कौन सा बनाना है, फिर कौन सा बनाना है, आप बिल्कुल ध्यान से एक एक अकाउंट को समझना। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में वैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा टॉपिक रिकंसिलिएशन, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। बट ठीक है, हो सकता है लॉटरी हमारे समय लगनी हो, हमारे समय क्वेश्चन आ जाए। तो
आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाएंगे और उसमें सबसे पहले बनाएंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब वहां से स्टार्ट करना है। फिर सेकंड नंबर पे बनेगा वेजेज कंट्रोल अकाउंट, थर्ड नंबर पे बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फोर्थ नंबर पे बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और फिफ्थ नंबर पे बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये 5 अकाउंट आपको बनाने हैं। फिर आपको बनाना है WIP का अकाउंट, फैक्ट्री फिनिश गुड्स का अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट और CLC अकाउंट। मतलब 5 पहले एक्सपेंसेस के अकाउंट और सीरियल ऑर्डर बताया, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पहले 5 ये। फिर WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग P&L और CLC। ये 10 अकाउंट इसी सीरियल ऑर्डर में आपको बनाने, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, करेक्ट, ठीक है। On 31st March 2018, the following balance extracted from the books of Messrs. Raj and Company। हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, WIP का हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और फिनिश गुड्स का हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ये तीनों के जो बैलेंस होते हैं ना वो डेबिट बैलेंस होते हैं, स्टॉक है तो स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है। और CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें ड्यूरिंग द मंथ के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया, रिटर्न टू सप्लायर, इश्यू टू प्रोडक्शन और रिटर्न टू इश्यू। प्रोडक्शन को इश्यू करने का मतलब है WIP के लिए इश्यू, WIP इज बेसिकली प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए इश्यू करना मतलब WIP में इश्यू किया और कुछ मटेरियल वापस रिटर्न हो गया स्टोर में। प्रोडक्टिव वेजेज मतलब डायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट वेजेज, ये दोनों वेजेज है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है पेड। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देखो दोनों साथ दिए हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और मैंने जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे अकाउंट्स में दिया होता है ना वेजेज एंड सैलरी, तो हम उसको क्या मानते हैं, वेजेज मानते हैं। सैलरी एंड वेजेज को हम सैलरी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम इसको क्या मानेंगे, सेलिंग ओवरहेड मानेंगे, ठीक है ना। ये सेलिंग ओवरहेड है 40,000। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये क्या चीज़ है, जब फैक्ट्री में गुड्स बनकर तैयार हो जाता है तो हम फैक्ट्री से जो गुड्स बनकर तैयार हो गया उसको वेयर हाउस में ले जाके रख देते हैं, मतलब फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन WIP। तो WIP से गुड्स कहाँ गया, फिनिश गुड्स में गया। जब फैक्ट्री में गुड्स बन के तैयार हो जाता है तो वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस का मतलब फिनिश गुड्स का अकाउंट। तो कहाँ से कहाँ गुड्स गया, WIP से फिनिश गुड्स में गया 2,13,000। 2,10,000 का गुड्स हमने बेच दिया और कितने में बेचा, 3 लाख रुपए में बेचा। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब मैंने आपको बताया अभी एब्जॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करने, प्रोडक्शन पर एब्जॉर्ब करने। वैसे भी फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, WIP पर ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं WIP पर। डायरेक्ट वेजेज का 150%, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होंगे उसका अमाउंट क्या होगा, डायरेक्ट वेजेज जितनी है उसका 150%। एनी अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड बीइंग कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ, क्या लिखा हुआ है कि जो भी बैलेंस बचे फैक्ट्री ओवरहेड में उसको आप कैरी फॉरवर्ड करो। मतलब मैंने आपको बताया था अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो P&L में ट्रांसफर होता है या फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये कह रहा है कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब बैलेंस रखना है, P&L में ट्रांसफर नहीं करना है, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब जो भी है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द मंथ इन विच दे अराइज, ठीक है। अच्छा, सेलिंग एंड ओवर, जैसे ये सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं 40,000, एक अमाउंट दिया हुआ, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि पेमेंट भी इतना ही और एब्जॉर्ब भी इतना ही, 2 अलग अलग अमाउंट नहीं दिया हुआ है। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में देखो एब्जॉर्ब के लिए अलग से डिटेल दे रखी है और ये एक्चुअल अमाउंट अलग से दिया हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जनरली एक्चुअल और एब्जॉर्ब अलग अलग होते हैं, मगर सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरली, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा ही होगा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जनरली एक अमाउंट ही दिया हुआ होता है। तो जो दे रखा है पेमेंट भी उतना ही है, मतलब एक्चुअल भी उतना ही है और एब्जॉर्ब भी उतना ही है। अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा अकाउंट बनेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर, ये है रॉ मटेरियल का अकाउंट जिसका नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब देखो बहुत ध्यान से समझना,
बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत करना समझने में या फास्ट स्पीड से मत समझना, आराम से एक एक पॉइंट को समझना। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता जाऊंगा और टिक लगाते जाएंगे, इसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट बनता है स्टोर लेजर का, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 35,000। कितना दे रखा है? 35। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब आप ऐसा करो, पूरे क्वेश्चन को ढूंढो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन रॉ मेटल के दे रखे हैं और हमें इस अकाउंट को पूरा करना है, ठीक है। देखो रॉ मटेरियल के बारे में दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज 95,000 टू CLC। रॉ मटेरियल परचेज मतलब स्टॉक बढ़ा, तो टू CLC 95,000। अच्छा, कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया सप्लायर को, मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज की रिवर्स एंट्री यहां लिखेंगे बाई CLC। बाई CLC, CLC मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 3,000 का मटेरियल रिटर्न कर दिया। 98,000 का मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया, प्रोडक्शन मतलब WIP, बाई WIP। 98,000 का मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए इशू किया, और जो मटेरियल इशू किया था उसमें से 3,000 का मटेरियल वापस रिटर्न हो गया। तो जो हमने इशू की एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री टू WIP, 3,000 का मटेरियल रिटर्न होके आ गया। क्या इसके अलावा मटेरियल के बारे में और कोई ट्रांजैक्शन पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, मतलब मटेरियल का अकाउंट अब यहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ पर बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, मतलब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 35,000 प्लस 95,000 प्लस 3,000, इट इज 1,33,000। 1,33,000 में से माइनस करते हैं 3,000, माइनस करते हैं 98,000, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 32,000। दूसरा अकाउंट वेजेज कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट। चलिए बनाते हैं वेजेज कंट्रोल अकाउंट। देखो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेज दे रखी है। डायरेक्ट वेजेज कितनी है? 40, और इनडायरेक्ट लेबर मतलब इनडायरेक्ट वेजेज कितनी है? 25। दोनों की टोटल कितनी होती है? 65। तो पहले तो आप पेमेंट करो टू CLC, 65,000 हमने वेजेज का पेमेंट किया। अब इसमें जो डायरेक्ट वेजेज है उसको हमें ट्रांसफर करना है WIP में 40,000, और इसमें जो इनडायरेक्ट वेजेज है उसको हम ट्रांसफर करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में 25,000, और ये हमारा वेजेज का अकाउंट हो गया कंप्लीट 65,000, ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट, कंट्रोल तो चलो हम लगाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब एक काम करना है, ये पहले दो अकाउंट आपने बना दिए, बड़ी शांति से बना दिए। अब जब आप तीसरा अकाउंट से बनाना स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पुराने अकाउंट चेक करना है कि क्या यहां से कोई ट्रांजैक्शन यहां पर आ रहा है। जैसे हमने दो अकाउंट बना लिए, स्टोर और वेजेज। क्या स्टोर और वेजेज से कोई एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में आ रही है? पहले तो उसको लिखो। तो देखो स्टोर में चलते हैं, क्या स्टोर से कोई एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जा रही है? नहीं जा रही है। क्या वेजेज से कोई एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जा रही है? जा रही है। देखो वेजेज में हमने लिखा क्या? बाई फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? टू वेजेज। मतलब आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड से अब जो भी अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले तो पुराने अकाउंट चेक करेंगे कि क्या कोई ट्रांजैक्शन उसमें जा रहा है, तो पहले वो लिख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिख दिया टू वेज, ठीक है, 25,000। अब क्वेश्चन पढ़ो और क्या क्या दिया हुआ है देखो। अब यहाँ दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब पेड, 50,000 फैक्ट्री ओवरहेड पेड किए, तो यहाँ लिखेंगे टू CLC।
फैक्ट्री ओवरहेड पेड की एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, कैश की जगह टू CLC, राइट। ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। और क्या ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब एब्जॉर्ब, प्रोडक्शन पे एब्जॉर्ब करना है, मतलब WIP पे एब्जॉर्ब करना है। और उसका अमाउंट क्या होगा, डायरेक्ट वेजेज का 150%। डायरेक्ट वेजेज कितनी थी, 40,000। डायरेक्ट वेजेज देखो ये रही 40,000। डायरेक्ट वेजेज 40,000 का 150% कितना होता है, 60,000। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है और उसका अमाउंट क्या होगा, 60,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, WIP में। तो यहाँ लिखेंगे बाई WIP, 60,000 हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिया। और कोई ट्रांजेक्शन फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में नहीं है, बस एक लाइन दे रखी है कि अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब जो भी आए उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब देखो किधर फर्क आ रहा है, क्रेडिट में फर्क आ रहा है, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इधर फर्क आता है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। बाई बैलेंस कैरी डाउन, हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस इसकी टोटल कितनी, 75,000। 75,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो 15,000 का बैलेंस। अगर ये लाइन नहीं दिखी हुई होती कि अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब को कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं लिखी हुई होती तो हम इस 15,000 को कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, लिख देते बाई कॉस्टिंग P&L, बट लिखा हुआ था इसीलिए कैरी फॉरवर्ड किया। अच्छा, अगला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो है नहीं, वो जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इसका मतलब सेलिंग ओवरहेड है, ठीक है ना। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये सेलिंग ओवरहेड है। मैंने अभी आपको बताया वेजेज एंड सैलरी का मतलब वेजेज है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही अमाउंट दिया हुआ है कितना, 40,000, तो हम ये मानेंगे कि पेमेंट भी इतना ही और एब्जॉर्ब भी इतना ही। तो पहले पेमेंट करते हैं, यहाँ लिखेंगे टू CLC, 40,000 का पेमेंट कर दिया। और फिर हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे। सेलिंग ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में होता है। कहाँ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होता है वो फिनिश गुड्स में, और सेलिंग ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मगर ये सेलिंग ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्जॉर्ब करेंगे 40,000। 40,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अकाउंट, तो 4 एक्सपेंसेस के अकाउंट बन गए। अब क्या करना है, अब सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट निपटाने के बाद आपको WIP अकाउंट बनाना है। WIP कंट्रोल अकाउंट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट भी लिख सकते हो WIP कंट्रोल अकाउंट। इसमें आपको पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। WIP का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, देखिए यहाँ 38,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लेते हैं। अब मैंने अभी आपको क्या कहा, आप पुराने अकाउंट चेक करो, पुराने अकाउंट चेक करो। देखो सबसे पहले स्टोर में WIP की 2 एंट्री है, बाई साइड में भी है और टू साइड में भी है। तो पहले लिखेंगे टू SLC 98,000, टू SLC 98,000 और बाई SLC 3,000। फिर दूसरा देखो आप वेजेज में भी हमने लिखा है बाई WIP 40,000, तो यहाँ आएगा टू वेजेज 40,000। फिर हमने अकाउंट बनाया फैक्ट्री ओवरहेड में भी बाई WIP है, तो टू फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। फिर सेलिंग ओवरहेड में WIP का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो पुराने सारे अकाउंट चेक कर लिए, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, पुराने सारे अकाउंट से एंट्री ले ली। अब आ जाइए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, मतलब इतना गुड्स बन गया जो हमने वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से ट्रांसफर किया, फैक्ट्री से, मतलब प्रोडक्ट WIP से कहाँ गुड्स गया, फिनिश गुड्स में। तो WIP से फिनिश गुड्स में लिख गया, तो यहाँ लिखेंगे बाई फिनिश गुड्स। 2,13,000 का गुड्स फिनिश्ड हो गया, जो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिनिश गुड्स मतलब वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया। और पीछे बच गया यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी डाउन। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो पीछे क्या बच गया,
क्लोजिंग बैलेंस बच गया। पहले डेबिट की टोटल करते हैं 38,000 प्लस 98,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, 2,36,000, 2,36,000 माइनस 3,000 माइनस 2,13,000, 20,000 रुपये WIP का क्लोजिंग बैलेंस बच गया। अगला अकाउंट बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 25,000, 25,000, 25,000। अब पुराना अकाउंट चेक करो, क्या स्टोर लेजर से कोई एंट्री फिनिश्ड गुड्स में जा रही है? नहीं। वेजेस से जा रही है? नहीं। फैक्ट्री ऑर्डर से जा रही है? नहीं। सेलिंग ऑर्डर से जा रही है? नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस से जा रही है? यस। देखो यहाँ लिखा बाई फिनिश गुड्स, तो यहाँ आएगा 2 WIP, 2,13,000, 2,13,000। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,10,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने, अच्छा एक हाँ 2,10,000 की कॉस्ट, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है फिनिश, 2,10,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने बेच दिया, तो फिनिश गुड्स कम हो गया ना, मतलब फिनिश गुड्स में से 2,10,000 की कॉस्ट का गुड्स बेच दिया तो स्टॉक कम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने बेच दिया कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा 2,10,000, और पीछे क्या बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बचेगा 28,000। ठीक है, ये हमारा फिनिश गुड्स का अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। टोटल 238। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस तो होता नहीं है, तो पहले पुराने अकाउंट चेक करते हैं। क्या स्टोर लेजर से कोई एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही है? नहीं। वेजेस से जा रही है? नहीं। फैक्ट्री ऑर्डर से? नहीं। सेलिंग ऑर्डर से? यस। देखो यहाँ पर हमने लिखा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टू सेलिंग ओवरहेड ही लिख देते हैं। 40,000 ये एंट्री ट्रांसफर हो गई। फिर WIP से कोई एंट्री जा रही है ट्रांसफर हो गई? नहीं। फिनिश गुड्स से? यस। यहाँ पर हमने लिखा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे टू फिनिश गुड्स 2,10,000। अच्छा, इसके बारे में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग P&L में। सबसे छोटा अकाउंट है ये जो 2,50,000 है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची आती नहीं है, इजी अकाउंट है। एक एंट्री सेलिंग ऑर्डर से आई, एक एंट्री फिनिश गुड से आई, और वो ट्रांसफर हो गया P&L में। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट अब हम बनाते हैं। कॉस्टिंग P&L अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस तो इसमें कुछ होता नहीं है। अब पुराने अकाउंट चेक करते हैं, क्या स्टोर लेजर से कोई एंट्री, आपको ये हर बार चेक करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पूरे मार्क्स लेके आने हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार में सही करना है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या स्टोर लेजर से कोई एंट्री P&L में? नहीं। वेजेस से? नहीं। फैक्ट्री ऑर्डर से? नहीं। सेलिंग ओवरहेड से? नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस से? नहीं। फिनिश गुड से? नहीं। केवल कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने लिखा बाई कॉस्टिंग P&L, तो यहाँ लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,50,000। अच्छा, अब क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे, मगर सेल्स को बाई सेल्स नहीं लिखेंगे, बाई CLC। सेल्स को क्या लिखेंगे? बाई CLC। सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, बाई CLC। कितने की सेल्स है? सेल्स है हमारी 3 लाख रुपए की, तो ये 3 लाख रुपए की सेल्स हम यहाँ लिख देते हैं, और इसका डिफरेंस आएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 CLC, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। 50,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ये आपका कॉस्टिंग P&L बनकर हो गया तैयार। और अब सबसे लास्ट में हमें बनाना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल
अकाउंट, सीएलसी अकाउंट, सीएलसी अकाउंट, सीएलसी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीएलसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 98,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 98,000। अब पुराने सारे अकाउंट चेक करो, सीएलसी बहुत सारे अकाउंट में देखो, यहाँ स्टोर लेजर में सीएलसी की 2 एंट्री हैं, 2 साइड में भी है और बाई साइड में भी है, तो यहाँ लिखेंगे बाई एसएलसी स्टोर लेजर 95,000, टू एसएलसी 3,000। वेजेज में भी सीएलसी है, वेजेज में देखो टू सीएलसी 65, तो बाई वेजेज 65,000, बाई वेजेज 65,000। उसके बाद में हम आगे आए तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी हमने लिखा है टू सीएलसी 50,000, तो बाई फैक्ट्री ओवरहेड 50,000, बाई फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। उसके बाद आगे आते हैं सेलिंग ओवरहेड में भी हमने लिखा है टू सीएलसी, तो बाई सेलिंग ओवरहेड 40,000, बाई सेलिंग ओवरहेड 40,000। उसके बाद आगे आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में सीएलसी नहीं है, फिनिश गुड्स में सीएलसी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सीएलसी नहीं है, कॉस्टिंग पीएनएल में है, बाई साइड में भी है टू साइड में भी है, तो पहले लिखेंगे बाई कॉस्टिंग पीएनएल, इट इज नेट प्रॉफिट 50,000 का नेट प्रॉफिट, और टू कॉस्टिंग पीएनएल इट इज सेल्स 3 लाख रुपीज की सेल्स। और अब अच्छा, क्वेश्चन में और कोई ट्रांजैक्शन इसमें होते ही नहीं है, ये इसी से बनता है, मतलब पुराने अकाउंट से ये बनता है। टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं 98,000, 95,000, 65,000, 50,000, 40,000, 50,000, टोटल 3,98,000, 398 माइनस 3,000 माइनस 3 लाख, 95,000 का क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर आपको ये चेक करना है कि मैंने सही किया या नहीं किया, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाओ, क्लोजिंग, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उससे पता करते हैं कि अगर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मिल गया मतलब हमने आंसर सही किया होगा। डेबिट क्रेडिट ऐसे बनते हैं। सबसे पहले हमने बनाया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस स्टोर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है 32,000 और ये डेबिट बैलेंस है ना, इधर क्लोजिंग बैलेंस आता है मतलब डेबिट बैलेंस 32,000 का डेबिट बैलेंस है, 32,000 का डेबिट बैलेंस। फिर हमने दूसरा अकाउंट बनाया वेजेज, उसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। फिर हमने तीसरा अकाउंट बनाया फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 15,000, ये भी डेबिट बैलेंस है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 15,000। फिर हमने अकाउंट बनाया सेलिंग ओवरहेड, उसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। WIP उसमें क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, WIP कंट्रोल अकाउंट बैलेंस डेबिट बैलेंस 20,000। फिर हमने फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाया, उसमें भी डेबिट बैलेंस आ रहा है 28,000, 28,000। फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया, उसमें कोई बैलेंस नहीं, P&L में कोई बैलेंस नहीं। फिर हमने बनाया CLC अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग 95,000 क्रेडिट, 95,000 क्रेडिट। और अब आप दोनों तरफ की टोटल कर दीजिए। क्रेडिट की टोटल मैं बिना कैलकुलेटर के कर सकता हूँ, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। 95,000 डेबिट की टोटल करते हैं 32,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000, 95,000। और इस बात पर आपको करनी है ताली बजानी, हो गया क्लैपिंग, मिल गया, क्योंकि एग्जाम में जनरली मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो ये पता नहीं क्यों नहीं मिलता एक बार में,
यहाँ तो आप कहोगे सर आपने इतनी बार करा दिया इसलिए मिल ही जाएगा। एग्ज़ाम में ये पहली बार में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, ये है आपका नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत भारी है, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ईजी है। एवरेज है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन और थोड़ी एंट्रीज वगैरह करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल इजी भी नहीं है, बिल्कुल भारी भी नहीं है, एवरेज चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन निपटा दिया, दूसरा भी निपटा देते हैं, फिर आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार, पहले क्वेश्चन को एक बार वापस से पूरा देखना, जिससे कि हम जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में आइडिया रहे। ये आपके एग्ज़ाम आया हुआ, देखो दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम आया हुआ है, और इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। इसमें हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री। पहले पॉइंट की एंट्री करते, देखो इश्यू ऑफ मटेरियल। हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट मटेरियल इशू करते थे हम कहाँ लिखते हैं? स्टोर लेजर में लिखते हैं बाई WIP। हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो स्टोर लेजर में क्या लिखते हैं? बाई फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल को भी साथ में कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP में हमने इशू किया, मतलब डायरेक्ट मटेरियल इशू किया 6,50,000, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया 2,50,000, टोटल 9 लाख। बीइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। सेम इसी तरह से वेजेज डायरेक्ट एलोकेशन, मतलब चार्ज करनी है। डायरेक्ट वेजेज कहाँ चार्ज करते हैं? WIP में। इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री में। तो यहाँ सेकंड पॉइंट की एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। WIP में हमें 2,60,000 की वेजेज जो डायरेक्ट वेजेज है वो चार्ज करनी, 40,000 की इनडायरेक्ट वेजेज हमें फैक्ट्री में चार्ज करनी है, और दोनों मिलाकर टोटल वेजेज हो गई 3 लाख। बीइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेज चार्ज, वेजेज चार्ज। नेक्स्ट है ओवरहेड एब्जॉर्ब किया। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? WIP में। ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स में। सेलिंग ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो तीनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। सी की फर्स्ट एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? WIP में। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। कितना अमाउंट है? 1,50,000, 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट है? ये है 30,000, 30,000। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। सेलिंग ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो 30 से एंट्री आएगी, मतलब सी पॉइंट की 3 एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
कंट्रोल अकाउंट बीइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, और उसका अमाउंट होगा 50,000। और अब करते हैं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में दिखा हुआ है अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट साइड में आएगा 25,000। ओवर एब्जॉर्ब्ड को हम क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफर करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इसकी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L, टू कॉस्टिंग P&L। मतलब ओवर एब्जॉर्ब डेबिट साइड में आता है और अंडर एब्जॉर्ब क्रेडिट साइड में आता है। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड 25,000 बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड बीइंग ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर टू P&L। मतलब हमने इसको राइट ऑफ कर दिया एक तरह से, ट्रांसफर टू P&L। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है 12,500, तो एंट्री होगी कॉस्टिंग P&L, अंडर एब्जॉर्ब्ड क्रेडिट साइड की तरफ आता है, कॉस्टिंग P&L टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 12,500, 12,500 बीइंग अंडर एब्जॉर्ब्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये एंट्रीज भी हो गई। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, अरे ये क्या हो गया, ये तो अपन एंट्री कर ही सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट में आप कर देना। पहला क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, तो एंट्री होगी SLC टू CLC, SLC टू CLC। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज, चार्ज का मतलब एब्जॉर्ब्ड, तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर्ड का मतलब है एब्जॉर्ब करना। कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड, टू सेलिंग ओवरहेड, ये तीसरी एंट्री। इनडायरेक्ट वेजेज इनकर्ड, इनडायरेक्ट वेजेज कहाँ जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू SLC स्टोर लेजर कंट्रोल। और मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, प्रोडक्शन से मटेरियल हमने स्टोर में रिटर्न किया, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जब इशू करते हैं तो WIP में ट्रांसफर होता है, वहाँ से वापस रिटर्न होके आता है, तो स्टोर लेजर डेबिट टू WIP। ये मैंने पांचों ट्रांजैक्शन की एंट्री बता दी आपको। अब आप इसको विधिवत रूप से प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन और फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन आई थिंक बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो अब हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नॉन इंटीग्रेटेड के रिमेनिंग क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।